नमस्कार साथियों, आइए आज हम पढ़ते हैं भारतीय संसद के बारे में, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद के बारे में, जहाँ विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र संचालित होता है, उस संसद के बारे में अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी में उसे कहते हैं पार्लियामेंट। अब संसद की बात करें तो अगर संसद के अंग पूछे जाते हैं कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंगों में कौन सा? पहला अंग है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। संसद के तीन अंग इसलिए कि कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि इन तीनों अंगों से नहीं गुजर जाता है। तो तीनों अंगों, लोकसभा से कोई भी बिल पास होने के बाद में राज्यसभा से पास होना आवश्यक और राज्यसभा से पास होने के बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक। तो तीनों दलों की सहमति और स्वीकृति होने के बाद ही कोई भी अधिनियम है वो कानून का रूप लेता है। इसलिए संसद के कुल 3 अंग होते हैं। और अगर सदन की बात करें कि संसद के अंदर सदन कितने होते हैं, तो सदन की बात करेंगे तो उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 ही सदन होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। आज हम इनमें पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोनों सदन हैं, पहला सदन है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो इन दोनों की तुलना करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या फर्क है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अंदर संसद का प्रावधान किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना कि संसद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79 में। उसके बाद में जो राज्यसभा है, उस राज्यसभा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का प्रावधान है अनुच्छेद 81 में। उसके बाद में आता है नामकरण। 1954 के बाद में इसे लोकसभा कहा जा रहा है और उसे राज्यसभा कहा जा रहा है। 1954 से पहले इसको जनता का सदन कहा जाता था। 1954 तक लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था और राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता। राज्यसभा को राज्य परिषद, ये 1954 में है, ये सन याद रखना। चर्चित नाम, लोकसभा का जो चर्चित नाम है वो है निम्न सदन और राज्यसभा का जो चर्चित नाम है वो है उच्च सदन। अंग्रेजी में कहें तो अपर हाउस और लोअर हाउस। इसको उच्च सदन क्यों कहते हैं? इसकी प्रकृति के आधार पर कि लोकसभा की जो प्रकृति है वो अस्थायी प्रकार की है। अस्थायी प्रकार की यानी प्रति 5 वर्ष बाद में इसके चुनाव होते हैं और ये भंग हो जाती है। और राज्यसभा है, ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्यों का प्रति 2 वर्ष बाद में चुनाव होता है, इसलिए ये एक साथ कभी भी भंग नहीं होती है। और दूसरा उच्च सदन कहने का तर्क ये भी है कि इसमें उम्र दराज लोग बैठते हैं, अनुभवी लोग बैठते हैं, इसलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है। इसे विद्वान लोगों का सदन, बुजुर्गों का सदन, पूछ ले बुजुर्गों का सदन किसे कहते हैं तो इसे कहा जाएगा। विद्वान लोगों का सदन किसे कहा जाएगा तो राज्यसभा को कहा जाएगा। कार्यकाल, लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 5 साल होता है और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल हो सकता है। लेकिन राज्यसभा के अगर कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो, ये स्थायी सदन है, इसलिए इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा का ये स्थायी सदन है, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य है उस सदस्य का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष होता है। प्रश्न की प्रकृति देख के हल करना कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता है राज्यसभा का। राज्यसभा सदस्य पूछे कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष होता है। निर्वाचन, लोकसभा का सदस्य का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष तौर पर होता है, जनता डायरेक्ट वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट डालती है। जबकि राज्यसभा का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष आधार पर होता है और अप्रत्यक्ष आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, उसके आधार पर इसके चुनाव होते हैं। जो एमएलए वगैरह है विभिन्न विधानसभाओं के, वो इसके लिए वोट करती है। जनता प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए वोट नहीं करती है, इसलिए राज्यसभा का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष आधार पर होता है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। उसके बाद में है सभापति। लोकसभा का जो सभापति होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो उन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है। जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों में से लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। जबकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ये पदेन होता है। उपराष्ट्रपति पद पर जो बैठेगा वो राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। इसका निर्वाचन करने के लिए राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है। इनका जो निर्वाचन हुआ राज्यसभा, हाँ राज्यसभा इसे पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा ला सकती है, और उस प्रस्ताव के ऊपर लोकसभा की सहमति मिल जाती है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला ये राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से आते हैं। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। संयोग से ये बात है दोनों के दोनों सभापति राजस्थान से आते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले से आते हैं जगदीप धनखड़, और ओम बिड़ला राजस्थान के कोटा से आते हैं। तो ये सीधे सीधे फैक्ट है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है लोकसभा और राज्यसभा की। अगर हम सीटों की चर्चा करें कि इस लोकसभा में सीटें कितनी है और राज्यसभा में कितनी है, तो लोकसभा में जो सीटें हैं वो 543 सीटें हैं। पहले ये 545 हुआ करती थी। 2 सीटें जो आंग्ल भारतीय सदस्यों की होती है। आंग्ल भारतीय समुदाय से आने वाले सदस्यों के लिए 2 सीटें मनोनीत प्रकृति की रखी गई थी, जिसे 2019 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। 2019 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस दो सीटों को, आंग्ल भारतीयों की 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान में 243 सीटें हैं। इसलिए इस प्रावधान को विशेष तौर पर याद रखना है, क्योंकि यह लोकसभा की सीटों के बारे में हालिया परिवर्तन है 104वां संविधान संशोधन 2019 में। पहले अनुच्छेद 331 के तहत ये व्यवस्था करी गई थी कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो लोकसभा में मनोनीत होंगे। इसलिए वर्तमान में अगर सदस्यों की संख्या पूछे लोकसभा में तो 543। राज्यसभा में अगर हम सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिसमें 233 सदस्य हैं उनका अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन होता है, और 12 सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं। और मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये कला, विज्ञान, साहित्य इन क्षेत्रों के 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के नाम निर्देशित सदस्य कहलाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कहलाते हैं। 233 हैं ये निर्वाचित होते हैं। अब 233 के सदस्यों में से वापस इनका वर्गीकरण करें तो 225 सदस्य विभिन्न राज्यों से आते हैं। 225 सदस्य विभिन्न राज्यों से आते हैं और 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। विशेष तौर से याद रखना, पहले ये 4 थे। जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद में ये 8 हो गए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की जो सीटें हैं, जम्मू और कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटें हैं, वो 4 सीटें अब इस श्रेणी में आएगी, केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आएगी। इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि राज्यसभा में राज्यों से कितने सदस्य आते हैं? 225। केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य आते हैं? 8। पूर्व में ये 233 और ये 4 था। वर्तमान के आंकड़े केंद्र शासित प्रदेश से 8, 4 जम्मू और कश्मीर से, 3 दिल्ली से और 1 पुदुचेरी से। कुल 8 के सदस्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं।
उसके बाद में है कि इन राज्य जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम संख्या 550 और राज्यसभा की अधिकतम 250। प्रश्न वर्तमान की पूछें कितनी है तो 545 लिखना है। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं 550 लिखना है। राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं 250 हो सकते हैं। ये 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक तय किए गए हैं। 2026 के बाद में पुनः परिसीमन होगा और इनकी सीटों में बदलाव किए जाएंगे। वर्तमान में याद रखना किस जनगणना के आधार के ऊपर वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। 1971 की जनगणना के आधार पर कब तक के लिए किया गया है 2026 तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा और इवन दैट विधानसभाओं के जो सीटों का निर्धारण है वो 2026 तक किया गया है। 26 से पहले परिसीमन आयोग बैठेगा और इन सीटों का जो वर्गीकरण है वो फिर से करेगा। इन सीटों में से अगर हम आरक्षण की बात करें, इन सीटों में से लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में एसी के लिए 84 सीटों का आरक्षण है और एसटी के लिए 47 सीटों को आरक्षण है। कुल 131 सीटें आरक्षित है लोकसभा की। एसी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें। कई बार परीक्षाओं से सीधा प्रश्न पूछा गया है। कुल 131 सीटें रिजर्व है, जबकि राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता है। राज्यसभा में बिल्कुल भी एससी एसटी और किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ये विशेष तौर पर याद रखना। इसके बाद में है सभापति तालिका। जैसे बताया लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के बाद में एक उपाध्यक्ष होता है, जिन दोनों का जो चयन है वो लोकसभा करती है। इनके अलावा कई बार हम देखते हैं कि न तो अध्यक्ष सीट पर बैठा है न उपाध्यक्ष सीट पर बैठा है, कुछ और कहीं और ही चेहरा बैठा है। तो वो कौन हो गए जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस गद्दी पर बैठेगा या उस पद सीट पर बैठेगा। इसके लिए लोकसभा में अपने सदस्यों की 10 सदस्यों की एक तालिका बना रखी होती है। 10 सदस्यों, लोकसभा अध्यक्ष अगर नहीं है तो उपाध्यक्ष बैठेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो 10 सदस्यों की सीक्वेंस वाइज एक तालिका बना रखी होती है। 1 नंबर वाला प्रेजेंट है, 1 वाला बैठेगा, 2 वाला प्रेजेंट है, तो जिस वरीयता से जो भी उपस्थित है वो उस सीट पर बैठेगा। इसी प्रकार की तालिका राज्यसभा में बना रखी है। राज्यसभा में 6 सदस्यों की बना रखी है। उपराष्ट्रपति अगर उपस्थित है तो उपराष्ट्रपति बैठेंगे, उपराष्ट्रपति नहीं है तो जो राज्यसभा का उपसभापति है वो उस पर बैठेगा, और वो नहीं है तो 6 सदस्यों की एक तालिका बना रखी होती है। उस तालिका में जो वरीयता से उपस्थित है सदन में वो उस पद सीट पर बैठेगा और सदन की कार्यवाही को संचालित करेगा। गणपूर्ति और कोरम। गणपूर्ति और कोरम का जैसा कि आप जानते हैं कि जो कुल सीटें हैं उन कुल सीटों का 10%, कुल सीटों का 10% सदस्य सदन में होने चाहिए, तब सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी। लोकसभा के लिए ये 545 का 10% 55 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 25 सदस्य अगर सदन में उपलब्ध हैं तो सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी, अन्यथा प्रारंभ नहीं होगी। अब आता है कि संयुक्त बैठक। इन दोनों सदनों की अलग अलग बैठकें जब भी सत्र चल रहे होते हैं तब होती हैं। क्या कभी ऐसा भी होता है कि इन दोनों की संयुक्त बैठक भी हो? तो इन दोनों की संयुक्त बैठक हो, अगर किसी मुद्दे पर दोनों में मतभेद हो तो दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक में आप ये ध्यान रखना कि संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का स्पीकर करेगा। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा संयुक्त बैठक की। और भारत में अब तक केवल 3 ही संयुक्त बैठकें हुई है। पहली बैठक हुई थी 1960 में, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 में। दूसरी बैठक हुई थी 1977 में, बैंक सेवा अधिनियम 1977। और तीसरी आतंकवाद निवारण विधेयक, जिसको पोटा भी कहते हैं, ये सन 2000 में। ये 3 बार अब तक संयुक्त बैठकें हो चुकी है लोकसभा और राज्यसभा की। संयुक्त बैठक में ये ध्यान रखना कि संविधान संशोधन के जो विधेयक है, संविधान संशोधन, उन संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
संविधान संशोधन करना है तो लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग बिल को पास करना ही पड़ेगा। दोनों की संयुक्त बैठक करके बिल पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक में लोकसभा के सदस्य अधिक है और राज्यसभा के कम है, तो संयुक्त बैठक होते ही जो बिल है वो लोकसभा के फेवर में चला जाता है। जो लोकसभा के जो सदस्य अधिक होने की वजह से जिसके लोकसभा में बहुमत है उनके फेवर में वो बिल चला जाता है। इसलिए संविधान संशोधन से जितने भी संबंधित बिल हैं वो संयुक्त बैठक में नहीं रखे जा सकते, उनके लिए संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं हो सकता। इसके बाद में एक वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है, वो लोकसभा कौन सी लोकसभा है? वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है, याद रखना। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए इसके नाम 16वीं है 17वीं है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये अनवरत चल रही है। एक आता है स्पीकर की बात हम कर रहे थे, तो प्रोटेम स्पीकर की बात कर दें। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर जैसे लोकसभा है, चुनाव होते ही पहले दिन जो सदन की कार्रवाई प्रारंभ होती है, तो जब स्पीकर का चयन करने में 1 या 2 दिन का वक्त लग जाता है, तो उस समय दौरान जो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा वो प्रोटेम स्पीकर कहलाएगा। और ये कौन होता है? जो सदन में सबसे वरिष्ठ होता है, यानी जो सबसे अधिक बार चुनाव जीतकर जो आया है वो लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कहलाएगा। 17वीं लोकसभा थी, उसके वीरेंद्र कुमार। 17वीं जो लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा, उसके प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो वीरेंद्र कुमार, याद रखना। और प्रोटेम स्पीकर का मतलब है इनका कार्यकाल महज 1 या 2 दिन के लिए होता है, लेकिन कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। इन लोकसभा में स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होने से पूर्व जिस सदन की जो कार्यवाही संचालित करता है वो प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। तो ये था आज की संसद का टॉपिक। संसद एक बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक इसका पार्ट 2 भी इसके लिए देखें, और पार्ट 1 ये आप लोगों के समक्ष था।